सो मोस्ट वेलकम डियर। चलिए स्टार्ट किया जाता है। आपके घड़ी के बज चुके हैं 5, सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। अभी जस्ट 3:30 PM पे आपको मतलब कि हिंदी की क्लासेस आपके चलिए। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए फटाफट स्टार्ट किया जाता है। नाउ बने रहेंगे एंड तक गाइज। अगर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया जाता है कि 50 क्वेश्चन नाउ सॉल्व होंगे, जो कि आपका सेशन 21 स्टार्ट हो चुका है। मॉडर्न क्वेश्चन पेपर्स आपके 20 यानी कि 2019 के सॉल्व कराए जाएंगे। सो 2019 का आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं 2019 का। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गाइज होता है। नाउ एंड तक बने रहेंगे। जितने भी गाइज 30 PM पे आप क्लासेस देख के आ चुके हैं, जान ही चुके हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट एंड तक यही समझ के रखिएगा, आप करते रहेंगे। और फ्री ऑफ कोर्स से ये सेशंस मिल रहा है, तो जितने से ज़्यादा इसे शेयर कर सकें आप करते भी रहे, जिससे कि और भी गाइज आकर के नाउ देख सकें। और साथ साथ आप यार थम्सअप भी करते चलोगे, मित्तव्य बिल्कुल भी नहीं बनना, आप थम्सअप करते चलेंगे, नौ सेशंस पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ भी बताते चलेंगे कि सेशंस कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। मातृदेवी की पूजा की सभ्यता से संबंधित है कि हुज रिलेशनशिप ऑफ द सभ्यता यानी कि रिलीजन्स टू मातृदेवी वर्शिप क्या है। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिएगा। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सभी साथी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। गाइस यहीं पे सेकंड क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान के माउंट आबू में, सबसे पहले दो जानकारी करेंगे। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? कौन से अनुयायी है? जैनों, बौद्ध गीतों, हिंदुओं या फिर सिखों के? चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैनों बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म में किस अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो जो है जैनियों को द्वारा निर्मित किया गया था। नाउ गाइस 3 वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है कि गीत गोविंद किसकी कृति है? आखिर किसके द्वारा रचना किया गया है गीत गोविंद को? जयदेव, कल्हड़, कालिदास या फिर राजदेव? चलिए देखते हैं 3 क्वेश्चन कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल ए, तुक्का नहीं लगाना है ना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए करने वाले सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी सही होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो रहा है बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आप डिमोटिवेट होंगे सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए, नाउ प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और बताएं कि 7 PM पे जरूर आ जाइएगा। आपका मैथ्स एंड रीजनिंग 7 PM पे चलेगा। अभी तो 5 PM पे आपको क्लास देखिए, हिंदी की क्लासेस 9 देख के आए। 9 PM पे क्विज टेस्ट आपका होता है, कल नहीं हुआ था बट आज से फिर स्टार्ट हो रहा है। क्विज टेस्ट आपका लिया जाता है 9 PM पे, जो कि टेलीग्राम पे विवेक मिश्रा जी चैनल करके एक ग्रुप बनाया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट ही लिंक दी गई है, वही है, ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। फोर्थ होता है गाइस, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627, 1674, 1680 या फिर 1670? चलिए देखते हैं गाइस फोर्थ में कितने गाइस आंसर सही करते हैं। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक समझ रहे हैं ना, तो मतलब उन्हें राजा बना दिया गया था। तो अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे? कौन है? गुरु रामादास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु नानक? 5 क्वेश्चन, देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही जवाब देते हैं। फटाफट से आंसर करते रहेंगे। हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद जी अकाल तख्त का निर्माणकर्ता के गुरु थे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो होता है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है, क्योंकि यार मॉडल पेपर आपको ये अपने अंदर से फिर हम निकाल दीजिए कि मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ हर एक करेक्ट आंसर पे 2 मतलब, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए किस टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहा है ना। वो टॉपिक आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर। बहरहाल हम तो रिवीजन चला कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन आपको मतलब इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक से जो होगा उसका रिवीजन क्लासेस चलाया जाएगा, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए ना। आप अगर शुरुआती पढ़ते रहेंगे तो बेटर होगा। हो सकता है रिवीजन क्लासेस आप ना अटेंड कर पाएँ, कुछ ऐसी मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आप ना भी अटेंड करें, नेटवर्क इशू हो जाए तो क्या करोगे? तो इसलिए अभी से पढ़ रहे हो, मेहनत करके पढ़िए। 6 क्वेश्चन गाइस होता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर कौन थे? 6 बिल्कुल वास्को डी गामा जो थे वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किए थे। अब यहीं पे गाइस 7 क्वेश्चन आ जाता है। 7 क्वेश्चन क्या किया गया? भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? भारत में सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी व्यापारी कहाँ खोली गई थी? बम्बई, सूरत, सूतानाती या फिर मद्रास? चलिए गाइस 7 का कितने गाइस आंसर सही करो?
मोस्ट वेलकम। अभी अभी आ रहे हो कुछ लोग, क्या बात है, मतलब कि क्लास नहीं समझ रखे हैं। 6 क्वेश्चन तो आप अपना छोड़ ही चुके हैं। चलिए, सूरत में, तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो है वो सूरत में खोली गई थी। अब यहीं पे गाइज होता है कि आपका इट है कि बेगम हजरत महल जो कि 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थे। 1857 जब वो क्रांति हुई थी तो बेगम हजरत महल किससे संबंधित है? लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद, जो कि अब आजकल करके प्रयागराज नाम रख दिया गया है। चलिए, बनारस को काशी भी कहा जाता है ना, कानपुर, लखनऊ, बाकी इलाहाबाद को आपका हो चुका है प्रयागराज। 8 क्वेश्चन देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी लखनऊ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बेगम हजरत महल लखनऊ से रिलेटेड था। अब गाइज यहीं पे नेक्स्ट होता है कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित, यानी कि गांधी जी के द्वारा वो कर्म किया गया था प्रथम सत्याग्रह। प्रथम अगर बात किया जाए सत्याग्रह आंदोलन कौन मतलब कि स्टार्ट किया था, तो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो नील किसानों से संबंधित रहा था, किसके लिए, किसके पार्टी में? किसानों के लिए। इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? दो एक ही क्वेश्चन में आप 2-3 क्वेश्चन सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? चंपारण, चौरी चौरा या फिर बारदोली, साबरमती। ज़्यादातर पूछता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए हो जाता है ये होमवर्क। मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे और जो अभी के अभी दे रहे हैं रिप्लाई, बहुत बढ़िया, बहुत वेल डन। आप लोग पढ़ते चलिए। चलिए, तो चौरी चौरा कांड मतलब कि अक्सर है कि पूछता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 9 का देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब दे रहे हो। चंपारण से स्थित था। महात्मा जी के द्वारा जब क्रियान्वित किसानों के पक्ष में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन छोड़ा गया था, तो ये किससे संबंधित था? चंपारण से संबंधित था। अब गाइज यहीं पे बात होगा जब नेक्स्ट वाला समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? समाचार पत्र केसरी का संपादन जी के गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल या फिर राजा राम मोहन राय। चलिए, 10 का क्वेश्चन का आंसर जवाब देते रहेंगे तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे बीजी तिलक। जितने भी साथी बीजी तिलक बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब ना यहीं पे बात किया जाएगा गाइज 11 का। सो 11 क्या होता है? सो गाइज 11 में हम देखते हैं कि दांडी यात्रा दिया गया है आपका एट फर्स्ट क्वेश्चन कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी। इसमें भी 2 क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और कहाँ से किया था, किस स्थल से? तो दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद या फिर साबरमती आश्रम। आपका दूसरा होमवर्क ये होता है कि दांडी यात्रा किस सन में आपका स्टार्ट किया गया था, दांडी यात्रा। चलिए, 11 स्टार्ट कहाँ पे होता है? साबरमती आश्रम में। तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दांडी यात्रा शुरू किया गया था। अब यहीं पे गाइस होता है कि आपका मतलब कि 12 कहानी बहुत लंबी है, आप हिस्ट्री पढ़ते चलेंगे तो अपना देश कैसे कैसे आज़ाद हुआ था सब कुछ नॉलेज होगा। यहाँ पे बहरहाल पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे। अब ये तो मॉडल पेपर आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है ये तो, कब कब देश आज़ाद हुआ था, मतलब कि जब जब देश आज़ाद हुआ था किस किस कंडीशन से आज़ाद हुआ था, ये सारे आपके टॉपिक्स जरूर पूछे जाएंगे। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह, अब थोड़ा सा मतलब आ जाते हैं आप ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? ऐसा कौन सा ग्रह मंडल है जो कि आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति। चलिए, 12 का देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। शुक्र, शुक्र इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी शुक्र बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है गाइस टुंड्रा है। टुंड्रा आखिर क्या है? वर्णपति वन है, उष्णकटिबंधीय वन है या फिर शीत मरुस्थलीय है, गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है या फिर शीत मरुस्थल। 13 क्वेश्चन स्टार्ट, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। शीत मरुस्थल है, टुंड्रा जो है वो शीत मरुस्थल है। अब यहीं पे जो 14 होगा, 14 क्या होता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल जो है सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समतापमंडल कहेंगे, तापमंडल कहेंगे, क्षोभ मंडल या फिर मध्यमंडल। चलिए, 14 स्टार्ट, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। 14 क्वेश्चन जी बिल्कुल। तो जितने भी साथी क्षोभ मंडल बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। 14 में क्षोभ मंडल इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइस 15 क्वेश्चन है ये स्टार्ट है, जो कि 15 क्या होता है कि बताया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। मतलब कि सिंपली जीके में पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नाम है लद्दाख का पठार या फिर बघेलखंड का पठार। चलिए देखते हैं कितने गाइस यहाँ के 15 क्वेश्चन आंसर सही कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख का पठार। लद्दाख का जो पठार होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहीं पे गाइज आपका 16 स्टार्ट होता है। 16 क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी। चलिए देखते हैं। 16 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो जितने भी साथी गोदावरी बता रहे हैं सभी साथी प्रिय माने जाएंगे, यानी कि करेक्ट हो जाएंगे। सभी प्रिय साथी गोदावरी बताने वाले करेक्ट हो जाएंगे। बाकी सही बता रहे हो तो प्रिय तो होंगे होंगे। और जो गाइस जिनका करेक्ट आंसर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट की कंडीशन ना अपनाइए। देखिए गाइस, बार बार मैं ये कहते हैं डिमोटिवेट होने से आपका अगला भी क्वेश्चन आपको इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए हंसते खेलते हमेशा आराम से बढ़िया से आंसर करते रहिए। और देख रहे हैं कि मतलब इस सेशंस में कुछ गाइस जुड़ नहीं रहे हैं, जैसे कि निखिल, निकिता, नीलेश, ये सारे स्टूडेंट्स, प्रदीप और बाकी और 2-4 स्टूडेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं। सब लगता है ये लोग भी बीमार हो। कामरेड जी फिर से बीमार हो गए क्या? चलिए, तो 17 क्वेश्चंस क्या होता है। बाकी और भी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सभी प्लीज जुड़े हुए हैं, वेल डन वेल डन, थैंक यू। सभी लोग आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अब यहीं पे 17 होता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट है और उस घाट के जस्ट उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल, मालाबार तट या फिर कोंकण तट या फिर उत्तरी सिरकार सरकार सिरकार है। 17 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। कोंकण तट, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब ये भी गाइस 18 क्वेश्चन जो है, 18 क्वेश्चन कहता है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो कि व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सकता है? प्रोग्राम कोड कहलाता है, ह्यूमन कोड होगा कि ह्यूमन के द्वारा पढ़ा जाएगा तो ह्यूमन कोड ही होगा, सोर्स कोड होगा या फिर सिस्टम कोड होगा। देखते हैं गाइस 18 स्टार्ट, फटाफट से आंसर कितने गाइस सही जवाब देते हैं। ह्यूमन कोड, भाई ह्यूमन के द्वारा ओनली पढ़ा रहा है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, स्पेशली व्यक्ति बता रहा है तो ह्यूमन कोड ही तो होगा। ह्यूमन मतलब मानव। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यकता आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था या फिर विपणन। चलिए गाइस 19 स्टार्ट, फटाफट से 19 का आंसर आप लोग करते रहेंगे। जी बिल्कुल 19। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहकारी कृषि बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? यहाँ पे गाइज दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट से स्थित नहीं है? नान, वेसा, मागोआ, तूतीकोरिन या फिर कोच्चि। अजीब मतलब यूनिक नेम भी है। चलिए 20 का तूतीकोरिन इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल तूतीकोरिन कह रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? सिर्फ तो सिर्फ तूतीकोरिन संबंधित नहीं है। अब गाइज यहीं पे नेक्स्ट आता है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है कहाँ कहाँ? दक्षिण पूर्वी कैसे? दक्षिण पश्चिम मानसून बना करके, या फिर उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो कैसा ऐसा क्या रीजन होता है या फिर कहाँ से कैसे करके किस दिशा से होती है? लेकिन सर्दियों में दिल्ली जब बारिश होती है। 21 दिल्ली में जो स्टूडेंट्स रह रहे हो ये तो पता है, आप लोग अपना अपना मतलब कि इंट्रोडक्शन बताते चलेंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से रिलेटेड रखते हैं। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही दिल्ली में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑलरेडी ये हो गया। अब यहीं पे 22 क्वेश्चंस बात किया जाएगा गाइस। दिया गया है कि सामूहिक उपयोग का अर्थ क्या होता है? मतलब कि कलेक्शन में आप कोई भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत है, स्वखपत है या फिर देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। चलिए देखते हैं गाइस 22 कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि घरेलू खपत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है 23। सो 23 क्या होता है कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय है किस नाम से जानते हैं? जीएनपी साधन लागत, जीएनपी बाजार कीमत पर, या फिर एनएनपी आपके साधन लागत पर, या एनएनपी बाजार कीमत पर। सो बाजार कीमत और साधन लागत दोनों हैं। एक तो जीएनपी है, जीएनपी, और एक है एनएनपी। ये क्या है? एज योर होमवर्क, फुल फॉर्म आपका होमवर्क इंपॉर्टेंट रखता है, ध्यान दीजिएगा। 23 है। 23 देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एनएनपी साधन लागत पर क्या होता है? राष्ट्रीय आय को
और भी नामों से जानता है, यानी कि राष्ट्रीय जो आय होता है उसको एनएनपी आपके साधारण लागत के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था पे लागू होती हैं, जो कि आप बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स मतलब कि पढ़े हैं तो टोटली पता ही होगा कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या होगा? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या फिर कंपनी कर। चलिए 24 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 24 जितने भी साथी बिक्री कर पे बता रहे हैं यानी कि सेलिंग प्रोसेस बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है जो कि 25 है। 25 क्या होता है कि निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत में किस वर्ष, आपको जबकि आप पढ़ क्या रहे हैं 2019 का पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर, और पूछ रहा है निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भविष्य के लिए कुछ रहा है 2019 के आगे होगा। तो बहरहाल अभी तो प्रेजेंट टाइम में आपका 2022 चल रहा है। 25 का देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं जी, बिल्कुल देते रहिए। 2022 में 2022 में चल ही रहा है, इसी में आपका G20 शिखर का सम्मेलन मेजबानी किया जाएगा। तो ऑलरेडी आपके करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए सकते हैं, स्क्रीनशॉट ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2022 में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं, नोट कर लीजिए। 26 होगा निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण क्या होगा? करेंसी नोट, सिक्के, ये गाइस बना लीजिएगा, ये सिक्के थोड़ा सा मतलब कि रिमूव हो गया था, चेक या फिर बॉन्ड, क्या होगा? 26 फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 26 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चेक। तो ये है कि निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक जो उदाहरण होता है कि मतलब कि आपका पैसा आपको लेना है तो चेक काट करके भिजवा देते हैं, ले लेते हैं, उससे आपका निकल जाता है। आप 27 जो होता है 27 क्या है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं या फिर 7वीं, जबकि आपको पता हो वर्षीय योजना क्या होता है, पंचवर्षीय योजना ही होता है। ये कंडीशंस कंफर्म होनी चाहिए। 27 देखते कितने का सही आंसर है। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। अब यहीं पे गाइस जो नेक्स्ट होगा यानी कि 28 क्वेश्चंस क्या होता है कि संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? संविधान जो है कब एकदम परफेक्टली रूप से बनकर तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 या फिर 30 नवंबर 1950 को। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। 28 स्टार्ट। जितने भी साथी 26 नवंबर 1949 बता रहे हो, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी ये बताया गया था 26 नवंबर 1949 आपका 49 संविधान इट्स मीन्स उस तिथि को कन्फर्मी रूप से बनके तैयार हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हो, मतलब कि संविधान। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ये है राजनीतिक से संबंधित क्वेश्चंस, लेकिन है जीके जीएस के, मतलब कि जीके जीएस में हर एक टॉपिक से कवर करके पूछता है। ऐसा कोई नॉर्मली नहीं है कि आप साइंस साइड से हैं तो आपके साइंस साइड का जीके जीएस पूछेगा। आप बेसिक रूप से आप अगर आर्ट से हैं तो आर्ट का पूछेगा, जी बिल्कुल नहीं, आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सेमली होंगे। अब होता है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, या फिर संसद, या संसद और राज्यों की विधायिकाएं। देखते हैं कितने गाइस 29 का सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी भारत की जनता बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। भाई जनता ही से तो पार्टी बनती है ना, कि मतलब वही अगर वोटिंग करते हैं तो ही किसी को भी जिता सकते हैं। बहरहाल आपका जब भी एग्जाम होगा तो वोटिंग टाइम ही होगा, चुनाव ही होगा। तो थर्ड क्या है? शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा जो वर्ड है, जो एजुकेशन है, किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर अवशिष्ट विषय से। देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे थर्ड का आंसर करते हैं। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची बता रहे हैं, सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे। और जितने भी गाइस अगर गलत आंसर हो रहा है बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कन्फर्म करिए, आप कोशिश कीजिए, जीत जरूर होगी। 31 होता है गाइज, आज जो है 25 से आप मतलब कि रिकवरी हो रहे हैं, आपको सॉल्व कराया जाएगा। 9 एंड तक बने रहेंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, सिर्फ सेशन से लास्ट एंड तक बने रहना है आपको। होता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान में सभी कुछ सबके अंतर्गत अलग अलग अनुच्छेद बनाया गया है, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 19, 21, 25 या फिर 33, किस अनुच्छेद के तहत? चलिए 31
स्टार्ट 31 का आंसर अनुच्छेद 33 के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये तो क्वेश्चन किसका था, सिविक्स का जस्ट क्वेश्चन था, इतना तो पता हो गया था ना। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये भी सिविक्स के क्वेश्चन है। वैधानिक, मानव, मौलिक या फिर प्राकृतिक, ऐसा कौन सा आपका अधिकार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है। चलिए गाइस 32 ए वैधानिक, ये 2019 की बात किया जा रहा है, वैधानिक ऐसे सिस्टम में उस टाइम था। अब यहीं पे गाइज आपका, क्योंकि आपको 2019 का है तो मॉडल पेपर सॉल्व करा है कि मतलब कि 3-4 प्रीवियस पूरा का पूरा टोटल सॉल्व करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट्स ना हो। 33 है गाइज कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं, क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनाने की कार्य की जांच करना, या फिर राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध करना। आपको टोटली क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब कुछ कंफर्म है। 33 जी बिल्कुल आंसर करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, क्योंकि जब तक मतलब कि कल्याणकारी लोक समाज सेवा नहीं होगी तब तक कोई भी पोजीशन आगे नहीं बढ़ सकता। सो एकता बिल्कुल भी जरूरी है। 34 होता है गाइस कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का मतलब कि जब वोटिंग होती है, निर्वाचित किए जाते हैं, तो विजयी उम्मीदवारों के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। क्या क्या चीज़ें उन्हें आवश्यक जरूरी होती हैं। कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66, मतलब कि अगर जितना भी मतदान मान लो तो है 100 हुआ है, 100% में क्या 66% नेसेसरी होता है, या फिर 50% नेसेसरी होता है, या फिर कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। चलिए 34 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक होना चाहिए, और कुल मतों का बहुमत, मतलब कि पार्टी जो होनी चाहिए वो बहुमत सत्ता की होनी चाहिए। गठबंधन वाली पार्टी ठीक नहीं होती है। पूर्ण बहुमत से जो जीतता है, जिसकी सरकार बनती है, वही विजयी होते हैं। अब यहाँ पे गाइज होगा 35 क्या होता है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चंस में जरूर पूछता है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हो। अपनी नीति को चुनना, शक्ति पूजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। चलिए देखते हैं 35 क्वेश्चन का आंसर कितने का सही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पूजों से तटस्थता, यानी कि भैया जब आपके पास पूंजी ही नहीं होगी तो आप क्या कोई भी कंडीशंस अलग से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य ही है कि शक्ति पूजों से तटस्थता। ये कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं। तो सेशंस कैसा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप भी करते चलोगे। नाउ आगे बढ़ते चले, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि और भी गाइज आकर के फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस को देख सकें विदाउट एनी फी के। एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छे से कंटेंट सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और आपका टोटली कवर भी कराया जाएगा सब कुछ। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है। भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य है, और वो कब बना है, 1945 में, 1947, 1950, 1954 में। अगर आपको पता 1947 में तो अपना भारत आज़ाद ही हुआ था, लेकिन जो है राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, बिल्कुल 1945 में बना था। राष्ट्र संघ का जब सदस्य बना था भारत, तो ये 1945 में ही बन चुका था, 1947 में यानी कि 47 में अपना देश आज़ाद हुआ था। अब गाइज यहीं पर होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार के लिए सद्भावना बाजार करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार को बढ़ाना, यानी कि बिजनेस को डेवलपमेंट करना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना, और प्रतिबंधों की समाप्ति, यानी कि जो बाउंडेशन है उसको एंड करना, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना, कोई भी केंद्र स्थापित कर लिया कि वहीं से व्यापार किया जाए, बिजनेस किया जाए। 37 जी बिल्कुल 37, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर कि विश्व व्यापार की मात्रा में पहले वृद्धि करिए, आफ्टर दैट प्रतिबंधों को स्थापित करेंगे, मतलब कि समाप्ति करेंगे, तभी तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी, यानी कि पुराने मुद्दों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, कोई नया रूल अपनाएंगे, तभी तो कुछ ना कुछ बिजनेस में डेवलपमेंट होगा। वही पुरानी प्रक्रिया रखोगे तो कुछ नहीं होगा। 38 गाइस, 38 में क्वेश्चन में देखते हैं कि 38 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल, ऐसा कौन सा पुरस्कार जो खेल है क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। पुरस्कार जो खेल है मतलब कि खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ऐसा कौन सा पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। आखिर मतलब कि पुरस्कार से ये रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट बनना ही बनना है।
तुरंत टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत अपने माइंड में स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। आप लोग क्यों ऐसा कि अपने माइंड में, मतलब ये नहीं है कि चलिए हम हाँ मैम रख ली है, ये बात नहीं है। कहने का मतलब है कि एकदम से बढ़िया से बैठा लिया करो अपने माइंड में, निकलने मत दिया करो, एकदम आराम से बैठे रहो भैया, तैयार रखो सर। साहित्य अकादमिक पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए देखते हैं 38 कितने गाइस यहाँ पे सही है, आप जवाब करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मिलता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह लिटरेचर पे, मतलब जो कवि या कवित्री काम के रहते हैं वो सब मिलता है। अब यहीं पे गाइस 39 अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल था, जो नोबेल पुरस्कार था, वो किसके द्वारा दिया जाना? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल बेल्टी या फिर विश्व बैंक। चलिए 39 बिल्कुल आंसर करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं स्वीडिश सेंट्रल बैंक, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस 4D स्टार्ट है। सो 4D क्या होता है आपका? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? स्पेल ऑन द टाइगर एक पुस्तक है, एक बुक्स है, जो कि बुक्स नेम है, किसके द्वारा रचित की गई थी? जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंट गोमेरी या फिर अतुल सेठी। चलिए देखते हैं कितने गाइस 4D का सही आंसर करते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। सैयद माउंट गोमेरी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सैयद माउंटेन गोमेरी, सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे जी, बिल्कुल करते रहिए। नाउ एंड तक बनने की कोशिश कीजिए, एंड तक बने रहेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, समझ रहे हो। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कहाँ पे स्थित है? ये एंड सो ऑन किया गया है ना, ध्यान दीजिए, एंड सो ऑन किया गया, कहाँ पे स्थित है? को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। गुवाहाटी असम या फिर कटक उड़ीसा या पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। चलिए गाइस 41 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 स्टार्ट होता है। 43 क्या होता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आप यहाँ हैं, यहाँ से उतनी दूरी नाप रहे हैं तो उसके मेजरमेंट की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है कि जिसके द्वारा मतलब मापी जाती है वो सबसे बड़ी दूरी है? पारसेक, इनमें से कोई नन ऑफ दिस। 43 बिल्कुल 43 स्टार्ट है। सो जितने भी साथी पारसेक बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ये आपके फिजिक्स के रहता है क्वेश्चंस। और नाउ है आपके जीएस के क्वेश्चंस थोड़ा सा आ जाते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द रासायनिक नाम, यानी कि केमिस्ट्री नेम ऑफ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B6? नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर साइनोकोबालामिन या फिर राइबोफ्लेविन। चलिए गाइस 44 स्टार्ट है। जितने भी का साथी पायरिडॉक्सिन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है आपका जो कि दिया गया 45। सो 45 क्वेश्चंस क्या होगा कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो गति का जो नियम था, रूल ऑफ गति, वो क्या किया था, किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरर या फिर कोपरनिकस। चलिए देखते हैं गाइस 45 कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी न्यूटन बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि न्यूटन गति ही तो होता है ना, गति के नियम को न्यूटन ही तो प्रतिपादित किए थे। और न्यूटन ने कितने नियम प्रतिपादित किए थे वो लाइफ चैट कम का आपका काम है, क्लास वर्क है। चलिए बताते चलिए। तो यही सब तो होता है मिडिल टर्म में जो गाइस पढ़ते रहते हैं ये सारा चीज़ पोजीशन समझ लेते हैं। वेल डन, समझ पा रहे हो आप लोग। और जो नहीं पढ़ते हैं सेशंस को स्किप करते हैं, इसलिए कहते हैं सेशंस को स्किप ना कीजिए। जो स्किप करते हैं सिर्फ स्किप ही भर के होते हैं। डीटीपी का विस्तार करें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ डीटीपी? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली टॉप पब्लिशर या फिर डेस्कटॉप पर सेकंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक। क्या होगा गाइस? 46 से स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइस डेस्कटॉप पब्लिशिंग बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस होता है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्ल, क्षार, लवण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं केमिकल होती हैं जो कि किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, मतलब कि उसको सुरक्षित रखने में। साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। चलिए गाइस 47 जितने भी साथी बेंजोइक अम्ल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है?
केंद्रीय सिस्टम जो होता है उसकी स्थापना करता है मस्तिष्क किसके साथ मिलकर, तंत्रिका तंत्र के साथ, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर केंद्रीय तंत्र के साथ। चलिए देखते हैं गाइस 48 में कितने गाइस सही आंसर जवाब देते हैं। मेरुरज्जु के साथ मिलकर के वो क्या करता है, मस्तिष्क मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। तो पहले तो मस्तिष्क मिलता है, फिर मेरुरज्जु और जो है केंद्रीय तंत्रिका मिल करके, केंद्रीय मिल करके तंत्रिका तंत्र की स्थापना कर देते हैं। अब यहीं पे गाइस 49 स्टार्ट। 49 क्वेश्चंस क्या है कि रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। रक्त वर्णांधता संक्रमण, उपाजित, आनुवंशिक मतलब कि जो आपका चला आ रहा है वंशानुगत, ये क्या है, या फिर जन्मजात। जन्मजात से मतलब कि जो बच्चे पैदा होते हैं बचपन से ही, मतलब कि बचपन से नहीं, उन्हें जन्मजात ही होता है कि पैदा हुए हैं उन्हें वो है डिजीजेस। रंग वर्णांधता, चलिए जो मतलब कि रंग को पहचानने में उन्हें कमी होती है, थोड़ा सा पहचान नहीं पाते। 49 है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। आनुवंशिकता, यही है आनुवंशिक। अब यहीं पे गाइस होता है कि चीनी यात्री फाहियान, अगर पूछा जाए फाहियान कौन थे, चीनी यात्री थे, तो चीनी यात्री फाहियान के शासक के समय भारत आया था। ऐसा कौन सा शासक था भारत में जब वो आए थे। हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त प्रथम है। 50 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि चीनी भी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय इस समय में भारत में आए थे। सो सेशंस आज का कैसा लगा गाइज ये तो बता के जाएंगे, और साथ साथ यार जाते रहे हो थम्स अप भी करते जाओ। और नाउ आना है सभी गाइज को, आना है 7 PM पे। 7 PM पे आप मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी आपका मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तो बहरहाल आज मतलब कि रीजनिंग की क्लासेस जो थी आपकी VNRA की चल रही है, कल से आपका इसमें मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे और टोटल रूप से संपूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। 10 जनवरी के अंतर्गत आपका मॉडल पेपर क्लियर करा दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपके बचेंगे 1 महीना 20 दिन। तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है 2-4 दिन आपके, 1-2 दिन लगभग, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, बट आखिरकार मतलब कि डेली अपडेटेड आपको मिलता रहेगा। मार्च में आपके रिवीजन क्लासेस होंगे, अप्रैल में आपको पूर्ण रूप से तैयार करके भेज देंगे। बढ़िया से जाइए, अच्छे मार्क्स ले आइए। चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, पूछना हो तो पूछ लीजिए भैया। चला जाए फिर आज के सेशंस में, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।